कारगिल 10 वर्षांपूर्वीची ती एक एक चढाई। आपलीच भूमी परत मिळवण्यासाठी एक एक क्षणाचा दिलेला अथक लढा। धारातीर्थी पडलेले ते एक एक जवान आणि ते एक एक पाऊल विजयाच्या दिशेने। कारगिल युद्धाला झाली 10 वर्ष। काश्मीरच्या युद्धभूमीवर कारगिल विजयाच्या आठवणी 10 वर्षांनंतर पुन्हा जाणून घ्याव्याशा वाटल्या। भारताच्या स्वातंत्र्याला 60 वर्ष उलटली असताना इथल्या जनतेच्या स्वातंत्र्याचा अर्थ जाणून घ्यावासा वाटला। म्हणूनच आम्ही ठरवलं जम्मू ते लडाख बाईकवर फिरायचं। आम्ही वेडात निघालेले 15 जण। वेड वेगाचं, वेड वेगाने पडणाऱ्या प्रश्नांचं, त्या प्रश्नांची उत्तर शोधण्याचं। मुंबई सोडली आणि जम्मू कधी आलं कळलंच नाही। गाडी स्टेशनला लागते न लागते तोच पहिलं दर्शन झालं जवानांचं। जम्मू काश्मीरमध्ये हे दर्शन पदोपदी घडणार हे तिथंच नक्की झालं। प्लॅटफॉर्मवर उतरलो, स्टेशन बाहेर आलो आणि बाईक काढल्या आणि मग सुरू झाला प्रवास NH-1A वरून, अर्थात राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 1A। सुरुवात केली जम्मू पासून, जायचं होतं कारगिलला। आम्हाला तिथे जाऊन नक्की काय शोधायचं होतं, कुठल्या ध्येयाने चाललो होतो माहित नाही, जात होतो इतकं खरं। स्वातंत्र्य दिनानिमित्त स्वातंत्र्याचा एक वेगळाच अर्थ आम्हाला कळत होता, त्याचा आस्वाद आम्ही घेत होतो। महाराष्ट्रासारख्या देशाच्या इतर राज्यात जन्म घेणं आणि काश्मीरमध्ये जन्म घेणं यातला फरक आम्हाला शोधायचा होता का, तसंही नक्की सांगू शकत नाही। पण आमची गाडी मात्र वेगात चालली होती आणि विचारायचं, कटरा, जजर कोटली, उधमपूर, कूद, पटनी टॉप, पिढा, रामबन, बनियाल। असाच एक विचार म्हणाला 10 वर्षांपूर्वी, बरोबर 10 वर्षांपूर्वी याच रस्त्यावरून पुरवली गेली असेल रसद युद्धभूमीवरील जवानांना। जादा सैन्याची कुमक याच रस्त्यावरून पुढे गेली असेल कारगिलकडे आणि याच रस्त्यावरील थेट कारगिल पर्यंतच्या गावातल्यांनी अनुभवले असतील ते थरारक क्षण। एरवी आपल्या गावांसारखीच दिसणारी ही गावं, इथंही नद्या आहेत, इथंही पूल आहेत, इथंही देवळं आहेत आणि इथंही माणसंच आहेत। इथेही रस्ते आहेत, इथंही ट्रॅफिक आहे आणि इथेही ट्रॅफिक मध्ये जाम होणं आहेच, पण तरीही इथे काहीतरी एक वेगळं आहे। गेल्या 60 वर्षांपासूनचं एक वेगळेपण, एका ठसठसणाऱ्या जखमेच्या रूपाने। ट्रॅफिक मध्ये अडकायला झालं आणि मनातला विचार तुटला। थोडा वेळ वाट पाहिली आणि पुन्हा वाट काढली। काश्मीरच्या मुद्द्यावरच्या वाटा मात्र बुजवल्या गेल्या। बाईकचा वेग जास्त की विचारांचा वेग जास्त? आता रात्रीचे 8 वाजत आलेले आहेत। थोड्याच वेळात आम्ही श्रीनगरला पोहोचणार आहोत। आज पहिलाच दिवस असल्यामुळे आम्हाला ड्राईव्ह करायला थोडासा वेळ लागला, पण उद्याच्या दिवसात आम्ही ही वेळ नक्की भरून काढू। वळणं लागत होती, प्रत्येक वळणावर निसर्ग आपलं नवं रूप दाखवत होता। ही झेलम की चिनाब की यापैकी कुठलीच नाही। नदी पाहिल्यावर पहिला प्रश्न पडला आणि मग पुढे सरोवर आल्यावर तर सगळ्या प्रश्नांचा विसरही पडला। हेच ते सुप्रसिद्ध दाल सरोवर।
मुक्त हस्ताने सौंदर्याची उधळण केलेला प्रदेश असं एक नेहमीचं वाक्य माझ्या मनात आलं. पण खरंच ही सौंदर्याची उधळण नाही तर काय? 1947 साली भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, तसंच विभाजनाचा शापही मिळाला. भारत आणि पाकिस्तानात आतापर्यंत 4 युद्ध खेळली गेलेत, पण अजूनही शांतता प्रस्थापित झालेली नाही. पुन्हा एक वार दाल सरोवर डोळे भरून पाहून घेतलं. आणि महत्वाचं म्हणजे आल्या आल्या जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांची भेटही झाली. स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी, अपने फैसले खुद करने की आज़ादी, अपनी हुकूमत बनाने की आज़ादी, अपनी हुकूमत को हटाने की आज़ादी, यही स्वतंत्रता है. मेनलैंड इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही वो हमारी मदद कर रहे हैं, हर लिहाज से हमारी मदद कर रहे हैं. आज अगर आप देखें तो 20-22 हमारे टूरिज़म प्रमोशन के जो अफसर हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट से हैं लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में हैं, वो आए हुए हैं यहाँ पे. और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही करवाया है ताकि वो यहाँ से जाएं और कश्मीर की टूरिज़म को प्रमोट करें. अगर हमारे प्लान को देखें तो हर लिहाज से हमारी मदद की जा रही है. तो अगर मैं ये कहूँ कि हमारी उम्मीदों के बराबर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद हमें नहीं मिल रही है तो वो गलत होगा. बहुत ज़्यादा हमारी मदद कर रहे हैं. अगले 5 साल में आप कश्मीर को कहाँ देखते हैं? क्या कहाँ होगा कश्मीर? देखिए, अगर जादू की छड़ी मेरे पास होती तो इस सवाल का मैं आपको जवाब देता. मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से अमन आए और जिस तरह मुल्क के बाकी कोनों ने इस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का फ़ायदा लिया है, जम्मू कश्मीर भी फ़ायदा ले ले. और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जम्मू कश्मीर जो है एक तनाव का एक मुद्दा रहा है, वो भी अगर दोनों मुल्कों के बीच में ये मसला है ये हल हो जाए तो मुझे लगता है न सिर्फ जम्मू कश्मीर को बल्कि पूरे मुल्क को इसका फ़ायदा होगा. काश्मीरमध्ये पर्यटन वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून सध्या मुख्यमंत्र्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. टूरिज्म कश्मीर में रिवाइव हो रहा है और बहुत अच्छी तरह से रिवाइव हो रहा है. महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग आते हैं, आपके गुजरात से बहुत सारे लोग आते हैं. हे खरंय. आता आमचंच उदाहरण घ्या ना. आम्हीही महाराष्ट्रातूनच आलोय आणि ही जम्मू काश्मीर युनिव्हर्सिटी. अशा निसर्ग सुंदर वातावरणात शिकायचं असेल तर पुन्हा ऍडमिशन घ्यायला हरकत नाही. पण आपल्यासारख्या इतरांसाठी काश्मीर जितकं आल्हाददायक असतं तितकं ते इथल्या स्थानिकांसाठी असतं काय? या भूमीबद्दल, या मातीबद्दल आणि या देशाबद्दल त्यांच्या मनात नेमकं काय असतं किंवा काय असतं का? जो इंडिपेंडेंस का डे आ रहा है तो इंडिया के लिए ये अच्छी बात हो सकती है कि उन्होंने कॉलोनियलिज्म से एक छुटकारा पाया आज से सम 50 ऑड इयर्स एगो. तो लेकिन उन्होंने क्या किया कि जैसे ही उन्होंने कॉलोनियलिज्म से छुटकारा पाया दे एक्सटेंडेड इट टू कश्मीर. तो आई थिंक कि उन लाइंस पे उनको सोचना चाहिए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक्सपेक्टेशंस, सिक्योरिटी की एक्सपेक्टेशंस वो लोग फुलफिल कर रहे हैं, बट बहुत लोगों को लगता है कि हमारी ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस है वो सिक्योरिटी. तो आई थिंक विदाउट इंटरफियरिंग हमारी पॉलिटिक्स या हमारी जनरल कॉमन लाइफ में इंटरफियर करे बगैर अगर हमें अपने राइट्स और बेसिक राइट्स अगर इंश्योर कर दिए जाएं, दैट विल बी माय एक्सपेक्टेशन. हमारी एक ही बात यहाँ पर है, हम क्या चाहते हैं? सिर्फ आज़ादी और आज़ादी. बापरे, असं तुम्हाला वाटलं असेल, मलाही असंच वाटलं. पण अजून पुढे ऐका. आपको ऐसे लगता है कि अब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो जो भी कुछ ज़रूरतें हैं, नॉट ओनली डिफेंस लेकिन खाना है या और कुछ है, तो ये सब कश्मीर अपने आप खुद कर पाएगा? ये तो हिंदुस्तान से भी कह रहा था उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कि तुम रहोगे हमारे बगैर ब्रिटिश से. जब हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क रह सकता है, हम कश्मीर तो बहुत छोटी से आबादी हैं, हम क्यों नहीं रह सकते? बाईकवर सवारी सुरूच होती.
जम्मू पासून अथकपणे फिरत राहिलेली ही चाकं एक एक गावं पाठी टाकत कारगिलला जवळ करत होती. जम्मू ते श्रीनगर आणि त्यानंतर श्रीनगर ते कारगिल. कंगन, गुंद, गगनगीर, सोनमार्ग, जोजिला, माटेन, द्रास आणि कारगिल. एकीकडे डोंगर, दुसरीकडे दरी, मध्ये रस्ता. हा रस्ता जात होता 10 वर्षांपूर्वीच्या युद्धभूमीकडे. जागोजागी जवानांच्या अशा छावण्या. द्रास, टायगर हिल. जवानांच्या शौर्याची ही वीरगाथा. द्रासचं वॉर मेमोरियल. द्रास, टायगर हिल, टोलेलिंग या भागामध्ये जे अधिकारी आणि जवान शहीद झाले होते, या शहीदांना श्रद्धांजली देण्याकरता द्रास वॉर मेमोरियल बनवण्यात आलं आहे. या अधिकारी आणि जवानांची स्मृती आपल्या स्मरणात कायम राहावी याकरताच या सर्व अधिकारी आणि जवानांची पूर्ण नावं, त्यांच्या रेजिमेंट यांची सगळी माहिती देण्यात आलेली आहे. एकंदर 1091 जवान या ठिकाणी शहीद झाले होते. या वीरांना प्रथम श्रद्धांजली वाहण्यात आली आणि नंतर सुरू झाली त्यांच्या शौर्याची गाथा. वीरांची ही कहाणी वीरांच्या तोंडूनच ऐकली पाहिजे. इस समय जहां आप खड़े हैं, यहाँ से आप 3-4 पहाड़ियों को अपनी आंखों से देख सकते हैं जहां पर ऑन ग्राउंड्स पर फाइट्स लड़ी गई है. तो यहाँ से जो दिखाई देने वाली पहाड़ियां इस प्रकार से हैं. सबसे पहले ये जो सामने वाले नजदीक जो पहाड़ी देख रहे हैं, यह है तोलोलिंग की पहाड़ी. दुश्मन इस पहाड़ी तक आ गए थे. यहाँ पर काफी घमासान लड़ाई लड़ी गई है. अगर आप अपनी निगाहें पूरी लेफ्ट साइड में ले जाएं, लेकिन सूरज की रोशनी से आपको थोड़ी मुश्किलात होगी देखने में. सबसे दूर पहाड़ियों का जो सिलसिला देख रहे हैं, उसमें जो सबसे राइट साइड वाले में जो हाईएस्ट पीक है, जो है वो है टाइगर हिल. अगर उसी पहाड़ी के सिलसिले में अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो अभी सूरज की रोशनी से इतना पता नहीं चल रहा है. सूरज की रोशनी के ठीक तकरीबन 5 बजे के आसपास वहां पर एक और पीक नजर आ रहा है. अगर आप हाथ से देखेंगे तो बीच में 4 पीक नजर आ रहा है स्काईलाइन पर, जिसका शेप बना हुआ है राइनो हॉर्न की तरह. वो है राइनो हॉर्न. अगर और बाईं तरफ आ जाएं तो एक ये नजदीक पहाड़ी है, नजदीक वाली पहाड़ी. इसके साथ जो दूर वाली पहाड़ी, जो स्काईलाइन वाली पहाड़ी जहां टच कर रही है, वहां पर इतना शार्प पीक तो नहीं बन रहा है, लेकिन जो हाईएस्ट पॉइंट बन रहा है वो है पॉइंट 4875, जहां पर कैप्टन बिक्रम सिंह बत्रा शहीद हुए थे. मे 1999 मध्ये जेव्हा युद्धाला सुरुवात झाली तेव्हा 5000 पाकिस्तानी घुसखोरांनी चढाई केली होती. जवळपास 180 किलोमीटरच्या पसरलेल्या भारतातल्या पर्वतांवर कब्जा मिळवला होता. यदि आप श्रीनगर के रास्ते आ रहे हैं तो जोजिला पास के ऊपर आपने घुमरी देखा होगा. घुमरी से लेकर साउदर्न ग्लेशियर टूर की पहाड़ी जो बटालिक क्षेत्र में पड़ती है, इस बीच के गैप में उन्होंने तकरीबन 400 हाइट्स पीक्स पर आकर उन्होंने जमीनी कब्जा करके बैठ गए. जैसे समर सीजन शुरू हुआ, हमारी सेनाएं जो द्वारा पोस्टों पे जानी शुरू की तो कुछ मूवमेंट्स दिखाई दिए गए. जब उन मूवमेंट्स का जब गहराई से पता किया तो पता चला कि दुश्मन जो है हमारे जमीन पर आकर जमीनी कब्जा करके बैठ गए हैं. तो अपनी खोई हुई जमीन द्वारा पाने के लिए जो हमने जो लड़ाई लड़ी है वो है 99 का. द्रास बटालिक पासून 150 किलोमीटर आहे आणि तिथेही गोळीबार सुरू झाला होता. 99 के वार के समय हमारे बॉफर्स गन्स और आर्टिलरी की जितनी बड़ी बड़ी गनें थी, उनकी गन पोजीशन वहां पर थी और वो हमें वहां से फायर स्पॉट दे रहे थे. 10 वर्षांपूर्वी इथं पायवाटही नव्हती. अशा परिस्थितीत 24 किलोमीटर चढून जावं लागायचं. इथे युद्धाच्या खाणाखुणा आजही दिसतात. तो यहाँ का जो विंटर सीजन जो माना जाता है नवंबर 1 से लेकर 31 मई, इस बीच इतना हेवी स्नो फॉलिंग होता है, आप यकीन नहीं करेंगे. यहाँ का जो टेम्परेचर है मिनिमम -40 डिग्री एंड अबव जाता है. इतने कम तापमान में एक जवान का ऊपर रह पाना दोनों देश को पॉसिबिलिटी कम नजर आ रही थी. इस चीज को देखते हुए दोनों देश ने एक एग्रीमेंट किया कि इस विंटर सीजन में क्या है, विंटर की सीजन में ना आप अपनी सेनाएं रखोगे ना हम रखेंगे. तो 98 के विंटर में इंडियन आर्मी अपने एग्रीमेंट के तहत थोड़ा विड्रॉल होकर सोनामार्ग वाले इलाके के आसपास चली गई. उन्होंने भी उस समय दिखावा किया कि हम भी विड्रॉल हो रहे हैं. जैसे इंडियन आर्मी कंप्लीट विड्रॉल हो गई तो उन्होंने क्या है तकरीबन 3 ब्रिगेड जो है इन्फिल्ट्रेशन किए. बर्फाने घेरलेल्या चोर बाटला पर्वतरांगेत लढणं जिकिरीचं असूनही भारतीय सैन्यानं ते केलं.
इंडियन आर्मी को इस सेक्टर में जो सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा वो था .4875। उसे रिकैप्चर करने के दौरान हमारे 59 जवान शहीद हुए थे। उसे रिकैप्चर करने के लिए जिन यूनिट को टास्क मिला वो था 13 जैक राइफल्स। कैप्टन बिक्रम सिंह बत्रा के पुराने काम को देखते हुए उन्हें टास्क दिया गया। अवघ्या 24व्या वर्षी शहीद झालेला विक्रम बात्रा अजरामर झाला। ये दिल मांगे मोर, त्याचे शब्द कुठलाही देशप्रेमी विसरणार नाही। इस दौरान दुश्मन की गोली लगने के कारण कैप्टन बिक्रम सिंह बत्रा वहीं पर शहीद हुए और मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तब से लेकर .4875 को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। यहाँ से दिखाई देने वाले फीचर्स तोलेलिंग, टाइगर हिल, राइनो हॉर्न और .4875 बत्रा टॉप। बत्रा टॉप के आगे और लेफ्ट पैरा इन्फेंट्री एडवांस हुई, टाइगर हिल के आगे 8 सिख और .5140 के आगे 18 गढ़वाल राइफल। इस तरह एडवांस होते हुए दुश्मन को कंप्लीट 26 जुलाई को लाइन ऑफ कंट्रोल से बाहर खदेड़ दिया गया। तो जो द्रास सेक्टर की जो लड़ाई है 26 को कंप्लीट खत्म हो चुकी थी। द्रास नंतर आता पुढचा मुक्काम होता कारगिल। आजच्या स्वातंत्र्य दिनी महाराष्ट्रातून या देशाच्या सीमेवरती आम्ही आलोय खास तुमच्याकरता, या भागातले जवान आणि माणसं यांचा संदेश तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याकरता। या भागातली माणसं आणि त्यांचं खडतर आयुष्य पाहिलं की स्वातंत्र्य म्हणजे काय याचा खरा अर्थ कळतो। 10 वर्षांपूर्वी भारतीय सैन्याची कारगिल मधली कामगिरी आणि आताची कामगिरी पूर्णतः वेगळी आहे। कारगिलच्या युद्धानंतर भारतीय सैन्य इथं सद्भावना उपक्रम राबवतंय। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना। रस्ते बांधणं, पूल बांधणं, इथल्या मुला मुलींसाठी शाळा उघडणं, हेतू एकच, लोकांच्या मनात आपुलकीचा बंध तयार करणं। बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब मुझे बताइए आपको यहाँ पे अभी क्या दिया गया है? बैडमिंटन। आप खेलते हैं यहाँ बैडमिंटन? खेलते हैं। और कौन से खेल खेलते हैं यहाँ पे आप? खो खो, फुटबॉल, हैंडबॉल। अच्छा, इससे पहले सद्भावना की तरफ से आपको कुछ मिला है आपके स्कूल को या आपके गांव को? मिला है। क्या मिला था? लाइब्रेरी बुक थोपी मिला। अच्छा, आपने ये लाइब्रेरी बुक्स पढ़े हैं? हाँ जी हाँ। किस तरह के बुक्स है? यहाँ पर अमर बाड़ी के बारे में है, अदबी ज़िंदगी के बारे में है, मौलाना इकबाल के बारे में स्टोरी है। कैसे लगता है आर्मी आपको इस तरह से हेल्प करती है या ये होता है? बहुत अच्छा लगता है। काश्मीर बाबत भारताला जी दुहेरी कसरत करावी लागते ती हीच तर नाही ना? कदाचित याचं उत्तर हो आहे। त्याशिवाय का लोकांमध्ये त्याचं प्रतिबिंब दिसतं। 10 साल पहले के कारगिल में बहुत टेंशन था, हर जगह गोले ही गोले गिरते थे, हर कोई टेंशन में, लोग अपने घरों में नहीं थे, घरों से बेघर थे। जैसे मैं काकसर का हूँ, काकसर में कोई रहता ही नहीं था उस टाइम में, क्योंकि उसके बाद जब 10 साल के बाद जब सिचुएशन चेंज हो गया, धीरे धीरे लोग आना शुरू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे ऑपरेशन सद्भावना ने लोगों को लाया। हिंदुस्तान में ऐसे है कि हर मजहब के लोग के लिए शांति है। हम न्यूज़ भी सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं, आप हर जगह में देख रहा है क्या हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान महात्मा गांधी की उस सपने के ख्वाबों का शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। उम्मीद है कि अगर हिंदुस्तान अगर ऐसे इसी लेवल पर चलते रहे हमारी फौज, तो आने वाले वक्त में दुनिया की बेहतरीन जमहूरियत भी है, जमहूरियत का चैंपियन करार देंगे इंशाल्लाह। अभी तो टेंशन नहीं है, माशाल्लाह हमें फौजियों की मदद से कारगिल आज़ाद कर दिया। पहले हम लोग 2-4 साल बिल्कुल घर बार हम लोगों ने छोड़ा, हम लोग दूर दराज इलाकों में भागे, अपना सब कुछ छोड़ के तालीम के लिहाज से पीछे हो गए उस जंग की वजह से। आज माशाल्लाह हम लोग फौजियों की मदद से हर लिहाज से आगे हैं और हम खुश हैं इस वक्त। भारताविषयी, इथल्या जवानांविषयी भरभरून बोलणारे हे लोक, आणि म्हणूनच इथल्या विजय दिवसाचा आनंद हा खऱ्या अर्थाने विजय दिवसाचा आनंद आहे।
10 वर्षांपूर्वीचं कारगिल आणि आताचं कारगिल, फरक आहे तो असा. आणि याचं क्रेडिट जातं अर्थातच जवानांना पाहून एक वेगळंच स्फुरण चढतं. आणि त्यातही आपली गाठ एखाद्या मराठी जवानाशी पडली तर तो आनंद वेगळाच. पण मराठी असलं तरीही हिंदीतच बोलायचं हा आर्मीचा नियम. आप कहाँ से हो? मैं मुंबई से, वर्ली जिजामाता नगर. अच्छा, अब यहाँ कब से है? मैं यहाँ पे जून 2007 में आया था यहाँ पे. अभी यहाँ पे मेरा 2 साल का टेन्योर पूरा हो गया है. अभी मैं यहाँ से पोस्टिंग यहाँ पे पंजाब जालंधर में जा रहा हूँ इलेवन कोर में. आप कहाँ से है सर? मैं नासिक डिस्ट्रिक्ट से सटाना तहसील असेंबली गांव से हूँ. गांव की याद आती है? गांव की याद तो बहुत आती है. क्या करते हो फिर? लेकिन अभी यहाँ तो दिल लग जाता वैसे. हे एवढं सगळं अनुभवायला मिळाल्यावर 543 किलोमीटरचा जम्मू ते कारगिल प्रवास सुफळ संपूर्ण झाला असं कोणाला नाही वाटणार. तिथून निघताना आमच्यापाशी बरंच काही होतं. कॅप्टन बात्राचा फोटो पाहिल्यावर औचित उठलेला तो शहारा, काही रेशीम गाठी क्षण आणि मनावर कोरले गेलेले काही चेहरे, काही निरागस, काही प्रश्नार्थक, काही अल्लड आणि काही मनमोकळे. जनता काश्मीरचीच, पण तरीही प्रत्येकाचा स्वातंत्र्याचा अर्थ वेगळा, स्वातंत्र्याचा आनंद वेगळा. आणि ज्यांच्यामुळे स्वातंत्र्य टिकून आहे त्या जवानांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही वेगळा. आम्हाला श्रीनगरमध्ये ऐकायला मिळालं, कश्मीर के बच्चे बच्चे से कहिए कि आप किससे डरते हैं? वो फौजी से डरता है, फौजी की वर्दी से डरता है, उसके गन से डरता है. आणि आम्हाला कारगिलमध्ये ऐकायला मिळालं, हम शुक्र करता है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में पैदा हुआ. दिल में इंडिया हर कोने में है. हाँ, दिल के हर कोने में है. बिल्कुल, दिल्ली तो दिल में बसी हुई है. हे असं का ते माहीत नाही, कुठपर्यंत तेही माहीत नाही. कदाचित ते शोधण्यासाठी पुढच्या खेपेस पुन्हा यावं लागेल. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत.